हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम आर्टिकल 16 से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स देखेंगे। पर इन जजमेंट्स पर जाने से पहले हमें आर्टिकल 16 के सारे क्लोजेस क्लियर होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 16 के क्लोजेस, जिसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम शॉर्ट में ही करेंगे। तो आर्टिकल 16 का सबसे पहला क्लोज बात करता है कि सभी इंडियन सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। किस चीज की इक्वल अपॉर्चुनिटी? किसी भी पोस्ट पर एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट। कौन सी पोस्ट? जो कि स्टेट के अंडर में होगी, जो कि स्टेट के अंडर में होगी। आर्टिकल 16 सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से डील कर रहा है। एंड वहीं क्लोज 2 बात करता है कि किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा फॉर सच पोस्ट। किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन? रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीजन के साथ नहीं किया जाएगा। एंड वहीं थर्ड क्लोज, सेकेंड क्लोज में हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन रेजिडेंस के बेसिस पर नहीं किया जाएगा। एंड थर्ड क्लोज, जो कि रेजिडेंस के बेसिस पर ही पार्लियामेंट को पावर देता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि रेजिडेंस के बेसिस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है फॉर सच पोस्ट, एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट के लिए। एंड फोर्थ क्लोज, जो कि स्टेट को एम्पावर करता है रिजर्वेशन के लिए फॉर द बैकवर्ड क्लास। जो बैकवर्ड क्लास स्टेट के अंडर में जो पोस्ट आ रही है वहां पर अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रही है तो। एंड फोर्थ ए, जो कि स्टेट को एम्पावर करता है कि स्टेट प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन रख सकती है ऑफ दी SC एंड ST। फोर्थ ए, जो कि 77th अमेंडमेंट के साथ इंसर्ट किया जाता है 1995 में। क्लियर? एंड फोर्थ बी, जो कि कैरी फॉरवर्ड रूल से डील करता है, जिसको 81st अमेंडमेंट में इंसर्ट किया जाता है, जिसमें 50% की सीलिंग भी लगी हुई है। एंड फिफ्थ क्लोज बात करता है कि रिलीजियस या फिर डिनोमिनेशनल जो इंस्टीट्यूशन होंगे, मतलब जो रिलीजियस कम्युनिटीज होगी, उस पर ये आर्टिकल 16 एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट में सिक्स्थ क्लोज बात करता है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के रिजर्वेशन के लिए, जिसमें 10% की रिजर्वेशन दी गई है एंड जिसे 2019 में इंसर्ट किया गया है बाय 103 अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्लोज जो कि जनरल रूल से डील करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं एंड नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। एंड यहाँ पर स्टेट या फिर पार्लियामेंट रिजर्वेशन कर सकते हैं, तो इनको हम एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये सारे क्लोजेस इंसर्ट नहीं किए गए थे, उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ था, पर फोर्थ ए, फोर्थ बी एंड सिक्स्थ ये नहीं किए गए थे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्लोज से किसी को भी इशू नहीं था, क्योंकि ये जनरल रूल है और यहाँ पे इक्वलिटी की बात की जा रही है। एंड थर्ड में जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, इससे भी इतना इशू नहीं था। एंड फोर्थ क्लोज जो कि कंट्रोवर्सी है, क्यों यहाँ पे रिजर्वेशन ऐड किया गया फॉर द SC एंड ST। फोर्थ ए एंड फोर्थ बी जो कि अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया। तो अभी हम जब जजमेंट्स पर चलेंगे तो अभी दिमाग में ये लेकर चलना कि ये अभी इंसर्ट नहीं किए गए, और कब इंसर्ट किए, किस लिए इंसर्ट किए गए, इनके बाद क्या जजमेंट किया, वो सब अभी हम आगे डील करेंगे। एंड फिफ्थ क्लोज से भी इशू नहीं है। तो मेनली हमारा सेशन रहेगा फोर्थ क्लोज पर एंड फोर्थ ए एंड फोर्थ बी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहले ये पार्ट, जो कि अमेंडमेंट के आने से पहले कौन से लैंडमार्क जजमेंट रहे हैं, बालाजी वर्सेस मैसूर, देवादशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केरला वर्सेस थॉमस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहले हम इन 4 को डील करेंगे, देन हम आएंगे अमेंडमेंट्स की, कि इन अमेंडमेंट्स की क्या जरूरत पड़ी, क्यों ये अमेंडमेंट्स लाए गए, एंड इस अमेंडमेंट के बाद कौन से केसेस आए। तो इस सेशन में इन 3 स्लाइड्स के साथ इन सब का क्रक्स देखा जाएगा। तो इन केसेस के नंबर्स को देख के डरो मत। और अभी हम सबसे पहले इस फर्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। तो अभी दिमाग में ये लेकर चलना कि फोर्थ ए एंड फोर्थ बी क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अभी हम अमेंडमेंट से पहले के केसेस डील करने वाले हैं। तो इस केस में क्वेश्चन ये था कि बैकवर्ड क्लास को किस बेसिस पर डिटरमाइन किया जाए, मतलब बैकवर्ड क्लास को डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया रहेगा।
तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पर डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कोई कास्ट बैकवर्ड क्लास है या फिर नहीं है। पॉवर्टी, ऑक्यूपेशन, अदर फैक्टर्स को भी, अदर रेलेवेंट फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जा सकता है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कि जिससे डिसाइड किया जा सके कि ये बैकवर्ड क्लास है। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई कास्ट सोसाइटी में हमारी ऐसी है जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड रही है, उस कास्ट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं एज अ बैकवर्ड क्लास। पर सिर्फ कास्ट अकेला क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो इसके बाद आता है 1964 का केस देवादर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को चैलेंज किया जाता है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल क्या था? इस गवर्नमेंट ने एससी एंड एसटी के रिजर्वेशन के लिए कुछ रूल्स बना रखे थे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने इस ईयर वैकेंसी निकाली है जिसमें 10 सीट्स है, ठीक है। 5 हुई रिजर्वेशन क्लास के लिए एंड 5 हुई जनरल क्लास के लिए, क्लियर। एंड जो 5 रिजर्वेशन क्लास के लिए हुई है, अगर इनमें से सिर्फ 2 सीट फुलफिल हो पाई है, 3 सीट खाली रह गई। अब इन 3 सीट का क्या करते थे? गवर्नमेंट इन 3 सीट को इसी तरह डिक्लेयर करती थी जैसे कि ये अनरिजर्व है, और इन पर जनरल कैटेगरी के पर्सन को ही अपॉइंट कर दिया जाता था, फ्रेश कैंडिडेट को अपॉइंट कर दिया जाता था। पर जब नेक्स्ट ईयर दोबारा से वैकेंसी निकलती, मान के चलो दोबारा से अगले साल फिर से 10 वैकेंसी निकली है, तो इस बार भी अगर 5 रिजर्वेशन के लिए रही एंड 5 जनरल के लिए रही, पर ये जो 3 वेकेट रह गई, तब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? पर जो ये 3 रह गई, इनको तो अनरिजर्व मान के फुलफिल कर दिया गया था, पर फिर भी इन 3 सीट्स को इसमें ऐड ऑन कर दिया जाता था। मतलब अब जनरल वालों की जो सीट 5 थी, इसको 2 कर दिया गया एंड 5 ये तो इस साल के रिजर्वेशन की रही, पर 3 इसमें ऐड ऑन कर दिया। रिजर्व क्लास के लिए सीट हो गई 8 एंड जनरल के लिए हो गई 2। तो ईयर टू ईयर ये चलता रहेगा। तो इसी चीज को देवादर्शन के केस में चैलेंज किया गया था, जिसमें तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड रूल को स्ट्रक डाउन करते हुए ये कहा कि आप सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए आप दूसरी कम्युनिटीज को अवॉइड या फिर इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो जो भी रिजर्वेशन रहेगा वो एक रीजनेबल रहना चाहिए, दोनों में बैलेंस बने रहना चाहिए। तो इसमें था क्राइटेरिया के ऊपर, यहाँ पे था कैरी फॉरवर्ड रूल। तो इस केस के बाद आता है 1976 में केला वर्सेस थॉमस का केस। इस केस के फैक्ट्स क्या थे कि केला गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि जो सबऑर्डिनेट डिवीजन के जो क्लर्क्स हैं, इनका प्रमोशन एक डिपार्टमेंटल टेस्ट पे किया जाएगा, पर वो डिपार्टमेंटल टेस्ट आपको 2 साल में क्लियर करना होगा। पर जो एससी एंड एसटी है, इनको 2 साल का और रिलैक्सेशन दे दिया गया, मतलब इनको 4 साल का टाइम मिल गया। तो इसी चीज को इस केस में चैलेंज किया गया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रमोशन को वैलिड डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सिर्फ उन्हें रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, तो डिपार्टमेंटल टेस्ट है उसकी एफिशिएंसी पर कोई भी किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है, तो ये वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद आता है 1993 में इंदिरा साहनी का केस। तो इस केस में बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो 27% का रिजर्वेशन किया गया था बाय द यूनियन गवर्नमेंट, उसको चैलेंज किया गया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो 27% का रिजर्वेशन किया गया था फॉर द बैकवर्ड क्लास, उसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया 27% का, ये सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए है, इसको आप प्रमोशंस पे यूज नहीं कर सकते, मतलब ये प्रमोशन के लिए नहीं है। और साथ ही में 50% की सीलिंग लगी हुई है, मतलब जो भी रिजर्वेशन रहेगी वो 50% लिमिट में ही लगी रहेगी, उससे एक्सीड नहीं कर सकती। तो इंदिरा साहनी के केस में 3 चीजें हो गई। सबसे पहले जो 27% का रिजर्वेशन किया गया था फॉर द बैकवर्ड क्लास, उसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया, एंड साथ में ये कहा कि जो रिजर्वेशन किया गया वो फॉर द अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन के लिए नहीं है, एंड 50% की सीलिंग। पर पार्लियामेंट ने इन तीनों चीजों को एक एक करके नलिफाई कर दिया बाय द अमेंडमेंट्स। तो अब चलते हैं अमेंडमेंट्स, इस सेशन का सेकंड पार्ट।
तो सबसे पहले जो इंदिरा साहनी का केस था ये 1993 का केस था एंड अमेंडमेंट आया 1995 में 77th अमेंडमेंट 4A को इंसर्ट किया गया एंड स्टेट को एम्पावर कर दिया गया कि स्टेट SC एंड ST के लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन कर सकती है। क्लियर? तो इंदिरा साहनी के केस में क्या डिक्लेयर किया गया था, जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए है, प्रमोशन के लिए नहीं है। पर यहाँ पर क्या हुआ, प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन बाय इंसर्ट कर दिया गया। एंड वही 2000 में 81st अमेंडमेंट आता है। इस अमेंडमेंट के थ्रू कैरी फॉरवर्ड रूल को दोबारा ला दिया गया एंड जो इंदिरा साहनी के केस में 50% की जो सीलिंग लगाई थी इसको खत्म करने के लिए ये कहा गया कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल के थ्रू जो पोस्ट फुलफिल नहीं हो पाई एक ईयर में, उसको अगले साल जब हम लेके गए तो उसे सेपरेट क्लास डील किया जाएगा। सेपरेट क्लास डील किया जाएगा मतलब जो इस साल की रिजर्वेशन रहेगी उस पर तो तुम 50% लगा सकते, पर जो पिछले साल की अनफिल्ड वैकेंसी है वो एक अलग क्लास रहेगी इन परसेंटेज से। नहीं समझ आया? तो जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था कि 10 पोस्ट निकली है जिसमें से 5 रिजर्वेशन के लिए है एंड 5 जनरल कैटेगरी के लिए है। इसमें अगर 3 फुलफिल नहीं हो पाई, अगले साल जब दोबारा से 10 पोस्ट अगर निकली है तो इस पर तो रहेगा 5-5 का, इस पर तो रहेगा 50-50 का। पर जो ये 3 सीट पिछले साल खाली रह गई थी इसको भी एड ऑन कर दिया जाएगा। पर मतलब यहाँ पे तो 8 हो गई, तो यहाँ पर ये बोला गया कि इस साल की वैकेंसीज पर आप 50-50% लगा सकते हो, इस साल की वैकेंसी पर आप 50% की सीलिंग लगा सकते हो, पर जो ये सेपरेट क्लास है इस पर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। अब समझ आया? क्लियर? एंड इसके बाद 2001 में 85th अमेंडमेंट को इंसर्ट किया गया जिसमें 4A, जो 4A 1995 में आया, इसी में प्रमोशंस के लिए एनी क्लास लिखा हुआ था। इस एनी क्लास के साथ साथ सीनियोरिटी को भी एड ऑन कर दिया गया। मतलब क्या, स्टेट के पोस्ट में अगर एक पर्सन जनरल कैटेगरी है एंड एक रिजर्वेशन कैटेगरी है, रिजर्वेशन कैटेगरी भले ही बाद में अपॉइंट हुआ हो, तो जब प्रमोशन होगा तो प्रेफरेंस इसको दिया जाएगा। क्यों? प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन हो गया, पर फिर भी रिजर्व कैटेगरी को पहले प्रमोट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये तो थे हमारे तीनों अमेंडमेंट्स। तो 1995 का केस जिसमें प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन होने लगा, 81st अमेंडमेंट 2000 का केस जिसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को दोबारा से लाया गया एंड 50% सीलिंग को ब्रेक किया गया, एंड 85th अमेंडमेंट जिसमें सीनियोरिटी को प्रमोशन में एड ऑन कर दिया गया। एंड नाउ अब एम नागराज। तो एम नागराज का केस तो 3rd स्लाइड का पार्ट था, तो ये यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि 77th अमेंडमेंट एंड 81st अमेंडमेंट इसको एम नागराज के केस में ही चैलेंज किया गया था। तो सबसे पहले हमारा एम नागराज का केस जो कि 2007 में आता है। तो इस केस में जो 77th अमेंडमेंट एंड 81st अमेंडमेंट आया, इनको वैलिड डिक्लेयर कर दिया। पर साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो SC एंड ST के लिए जो रिजर्वेशन है इसमें कुछ कंडीशंस लगा दी गई। कैसी कंडीशंस लगा दी गई कि गवर्नमेंट को ये प्रूफ करना होगा कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी एक्चुअल में बैकवर्ड है एंड स्टेट के उस सर्विस में इसका एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है। किस बेसिस पर? क्वांटिफिएबल डाटा, मतलब डाटा कलेक्ट करके लाना होगा, उस डाटा के बिहाफ पर आप प्रूफ कर सकते हो, तभी आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो फॉर दी प्रमोशन। एंड लास्ट वन बोला गया कि आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इसकी एफिशिएंसी पे किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ा हो। एंड इसके बाद आता है 2018 का केस जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नरेन गुप्ता। इस केस में ये कहा गया कि जो क्वांटिफिएबल डाटा, एम नागराज के केस में जो क्वांटिफिएबल डाटा के थ्रू प्रूफ करना है कि इनएडुकेट रिप्रेजेंट है, कि स्टेट के उस पोस्ट पर इस कम्युनिटी का इनएडुकेटली रिप्रेजेंटेशन है, तो उसे क्वांटिफिएबल डाटा से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया।
बस यहाँ पर ये बोल दिया गया कि गवर्नमेंट को सिर्फ शो करना पड़ेगा, दैट्स इट, ये इनफ रहेगा। नॉर्मली शो करना है, आपको कोई डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सारे जजमेंट्स का एक रिकैप कर लेते हैं। तो बालाजी वर्सेस मैसूर का केस कास्ट के बेसिस पर, ये कास्ट क्राइटेरिया अकेला नहीं हो सकता। एंड देवादर्शन का केस जिसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को चैलेंज किया गया था, जिसमें हमने एग्जाम्पल यूज किया था। एनएम थॉमस का केस जिसमें प्रमोशन को चैलेंज किया गया था। इस केस में हमने डिपार्टमेंटल टेस्ट की बात की गई थी, जिसमें 2 ईयर का एक्सटेंशन था। एंड 1993 का इंदिरा सानी का केस जिसमें 50% की सीलिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए है एंड साथ ही में प्रमोशन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर। एंड इसके बाद आते हैं ये अमेंडमेंट्स 4A 4B एंड दोबारा से 4A में जो सीनियोरिटी को ऐड ऑन कर दिया गया। एंड एम नागराज का केस जिसमें कंडीशंस इम्पोज की गई फॉर दी प्रमोशन, किसके प्रमोशन के लिए, SC एंड ST के लिए, कि क्वांटिफिएबल डाटा प्रूफ करना होगा, इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है ये प्रूफ करना पड़ेगा, एंड एफिशिएंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पर फर्क ना पड़ रहा हो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। पर जर्नैल सिंह इस केस में क्वांटिफिएबल डाटा को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया एंड ये कहा गया कि सिर्फ आपको शो करना है नॉर्मली। तो इन जजमेंट्स के बाद मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस छोड़ना चाहती हूँ कि स्टेट के अंदर जो पोस्ट है उन पर अपॉइंटमेंट या फिर प्रमोशन उस पर जो रिजर्वेशन किया जा रहा है ये फंडामेंटल है या फिर सिर्फ एक अनेबलिंग प्रोविजन है। एंड सेकेंड क्वेश्चन कि मराठा रिजर्वेशन केस का नाम क्या था। तो इस सेशन की डिटेल्ड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और साथ ही में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो एक्सटेंट ऑफ लॉज के नाम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।